कम्युनिकेशन सिस्टम बेटा एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक सेट इंफॉर्मेशन भेजने को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिकेशन। और इसका सेटअप बैठाने के लिए जो हम एक्टिविटीज करेंगे उसको आप कम्युनिकेशन सिस्टम एज ए होल बोलोगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन पासिंग फ्रॉम ए टू बी एंड वाइस वर्सा बी टू ए। देखो बेटा, इसमें हम लोग कम्युनिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। टू मोड्स होते हैं। जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखो, जैसे एक सपोज एक टीवी हुआ और एक आपका मोबाइल हुआ। मोबाइल एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। अब बेटा वैसे प्रीवियसली तो रह नहीं गई है, गूगल एंड गवर्नमेंट इज वॉचिंग एवरीथिंग, स्टिल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोल दो। एंड टीवी, टीवी में एक ब्रॉडकास्टिंग होती है, लाइक टीवी, एफएम, रेडियो, ये सब। इवन ये वही सब चीजें बेटा, जैसे व्हाट्सएप में भी ब्रॉडकास्टिंग फीचर आता है ना, कि लाइक आपने एक मैसेज भेजा वो सबको जनरल चला गया। तो ये वन टू वन नहीं होता, ब्रॉडकास्ट टाइप का होता है। अब देखो, हमें कई सारी टर्मिनोलॉजी सीखनी है, पर मैं हेडिंग डालता हूँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखो, इसमें हम लोग एक विजुअलाइजेशन करेंगे, मैं उसी के थ्रू समझाऊंगा। सपोज चिंटू है, चिंटू के हाथ में एक मोबाइल है, उसने कॉल किया, सिग्नल पहले टावर पे गए, फिर दूसरे टावर पे गए, और ये बेटा लाइट की स्पीड से हो रहा है, फिर तीसरे टावर पे गए, फिर चौथे टावर पे गए, और फिर इस टावर ने सपोज विनोद को कॉल किया। अब बेटा देखो, यहाँ मोबाइल वन और यहाँ मोबाइल टू। आओ इसी के थ्रू सब कुछ सीखते हैं। देखो बेटा, आपने बोला साउंड कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो आप समझोगे कि अगर हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे डिवाइस को हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। माइक हो गया, लाउड स्पीकर हो गए, इवन जो मोबाइल्स में माइक रहते हैं आप उसको कह सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट वॉज ट्रांसड्यूसर, आपको समझ आया, विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। सपोज जो आपने मैसेज भेजा, दैट विल बी कॉल्ड सिग्नल। अब सबसे छोटी डेफिनेशन बोल सकते हो, वांटेड कम्युनिकेशन, जो आपको चाहिए थी। बेटा इसी से कपल्ड होती है नॉइज। बहुत छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। आपने, चिंटू ने विनोद को कॉल लगाया था, और सपोज सुरेश की आवाज आ रही थी। अगर सुरेश की आवाज आ रही है और चिंटू की, दोनों की साथ में आ रही है, चिंटू की आवाज कम्युनिकेशन कहलाए, मतलब सिग्नल कहलाएगी, और विनोद की आवाज नॉइस कहलाएगी। अब देखो बेटा, सिंपली इसका मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। आप टीवी देख रहे हो और पापा ने आपको मोरल लेक्चर दिया, बट आपको उस समय वांटेड सिग्नल आपके टीवी के थे, दैट विल बी कॉल्ड सिग्नल, और जो पापा ने बोला वो नॉइज। लेकिन किसी दिन आपको पापा की बात समझ आ गई और पापा आपसे बोल रहे हो, पड़ोस में कोई टीवी चला रहा है, दैट विल बी ए नॉइज सिग्नल, एंड पापा की बातें आपकी सिग्नल की तरह काम करेंगे। अब बेटा देखो, पहले मोबाइल ने कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट किया, तो इसको हम ट्रांसमीटर कहेंगे, पहले वाले मोबाइल को, जो चिंटू वाला मोबाइल है, चिंटूस मोबाइल। अब देखो बेटा, एक ना, एक टर्म यहीं पे सीख लो, एक मैसेज सिग्नल होगा एमटी। इस सिंबल के साथ मैं मैसेज सिग्नल को लिखूंगा, ये वही है जो चिंटू भेज रहा है। ट्रांसड्यूसर इसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में ऐसे लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ए एम, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, साइन ओमेगा एम टी, where omega will be called frequency, angular frequency of message signal, और am will be called amplitude। बेटा होता क्या है, जैसे सपोज ये टावर वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर। तो जैसे जैसे सिग्नल, सपोज आपने 100 भेजा, जैसे जैसे सिग्नल पोस्ट आगे फॉरवर्ड होता है, उसकी
मतलब वो एटेन्यूएट होके कमजोर होते जाता है, लाइक मतलब ये एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं होगा कि 80 के बाद मैं 60 लिखूं, बट वो वीक होते जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इस प्रोसेस को हम एटेन्यूएशन कहते हैं। सपोज मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 6 पॉइंट बना के। एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन इज सिंपली अगर हमारी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल कमजोर होती है, मतलब आप समझो इंटेंसिटी कमजोर होगी, एनर्जी कमजोर होती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल कम होती जाती है। देखो, अब मान लो हर टावर की एक रेंज होती है कहाँ तक ये इस सिग्नल को भेज सकता है, तो दैट विल बी कॉल्ड रेंज। रेंज बेटा वही होता है जैसे प्रोजेक्टाइल में बॉल फेंकते हैं कितनी दूर तक जा सकती है, उसी तरह यहाँ पे रेंज का मतलब है कि सपोज एक टावर या एक ट्रांसमीटर कितनी दूर तक, ऐसा तो नहीं है कि आप इस टावर से 5 करोड़ किलोमीटर दूर हो, बेटा ज़्यादा हो गया, लेकिन 5 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये इसका सिग्नल कैच करे। बेटा देखो, जिस रेंज में सपोज आपको रेंज समझ आ गया, अब आते हैं हम लोग बैंडविड्थ पे। जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे सपोज मैंने कहा 200 से 500 हर्ट्ज के बीच में कोई चीज़ ऑपरेट कर रही है, कोई हमारा कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल का, तो वो उसकी बैंडविड्थ कहलाएगी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या स्पैन। अब बेटा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, आपको ना चाहो तो जो हमने पढ़ा ना उसी का हम लोग ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं। जो हमने चीज़ पूरी पढ़ी हम उसका ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं, और ये आपको सेम वो मोबाइल वाला मॉडल ही समझ आएगा। अच्छा एक चीज़ रुको, पीछे वाले जाके एक स्टेटमेंट रह गया था। विनोद का फोन, अच्छा यहाँ पे जैसे हर बार सिग्नल जा रहा है ना, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक सिग्नल भेजा वो एटेन्यूएट होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, तो बीच में ट्रांस टावर इसलिए लगते हैं। फिर देखो ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ से चिल्लाओगे विनोद तक आवाज चली जाएगी, तो बीच में जो टावर्स होते हैं वो बार बार उसको स्ट्रेंथ देते हैं, सिग्नल को दोबारा से एम्पलीफाई करते हैं, फिर से उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं। बेटा मैं ये एम्पलीफिकेशन डिटेल में पढ़ाएंगे, बट अभी ये सोच लो कि सिग्नल वीक हो रहा है, टावर बीच में फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं। तो आप 6 7 8 नाइन्थ पॉइंट था एम्पलीफिकेशन। अब देखो, सिग्नल हर बार एम्पलीफाई हो रहा है, एटेन्यूएट हो रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते आया। अब ये जो आखिरी वाला टावर ने जब सिग्नल भेजा, तो जो विनोद का मोबाइल है इट विल बी कॉल्ड रिसीवर। आई होप बेटा आपको थोड़ा सा मॉडल समझ आया। अब देखो, इसी चीज को ना हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम में डाल देंगे। मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ बेटा। बेसिकली इसमें यही होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एक चैनल आ जाता है जो हमने मोबाइल वाला नेटवर्क वाला बनाया था, सोर्स इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी बोल लो। इसके बाद बेटा देखो ये, आप इसे ट्रांसमीटर बोल लो, सोर्स बोल लो, उसके बाद मैसेज सिग्नल जाता है, और इसको ट्रांसमीटर, अगर हम लिखना चाहें मतलब पूरे को कंबाइंड चैनल बोलना चाहें, ट्रांसमीटर, बीच में कोई चैनल बना लो, और फिर रिसीवर। ये काफ़ी ब्रॉड बन गया, हमने डिटेल बनाया था थोड़ी देर पहले। फिर से मैसेज सिग्नल पहुंचता है और ये विनोद तक पहुंच जाता है, रिसीवर, या यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ तक सिग्नल पहुंच गया। तो बेटा देखो, इससे आपने, इससे जो भी क्वेश्चन आ सकता है ना बेटा, वो थोड़ा सा घुमा के आ सकता है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप का, या सॉरी मतलब जो डेटा बेस्ड होता है कि ट्रांसमीटर का काम क्या होता है। न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकते, अब तक जो आपने पढ़ा है उससे न्यूमेरिकल नहीं बन सकते। हाँ, एक टॉप इसमें एक और टर्म आपको सीखना होता है। हमारे कितने पॉइंट तक गए थे, 10 तक। 11th पॉइंट हमारा था, दैट इज इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलेशन। बेटे देखो कई बार जब मैं मैसेज देता हूँ तो हमारे चिंटू की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज नहीं थी कि डायरेक्टली विनोद तक पहुंच जाए, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा पाए, तो हम ये चला के दिखाते हैं कि ये सिग्नल एक्चुअली वीक होता है।
इसको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल के ऊपर बैठाते हैं। सपोज एक, बेटा देखो मैं हॉर्स का डायग्राम बना रहा हूँ, दिस इज माई हॉर्स, फॉर सम अननोन रीजन दिस इज हॉर्स, और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और ये सिग्नल लेके जाता है। तो जो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर सिग्नल होता है, हम सीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैरियर सिग्नल इस मैसेज सिग्नल को अपने अंदर छुपा के आगे लेके जाता है बेटा। एनर्जी इसकी हाई होती है, हाई एम्पलीट्यूड भी होता है, हाई एनर्जी होती है बेटा इसकी, हाई फ्रीक्वेंसी भी बोलो। तो बेटा मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के अंदर छुपा के भेजने को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, ताकि एक वीक सिग्नल भी काफी दूर तक जा सके। अब 12th पॉइंट इज रिसीवर। बेटा देखो ये काम हमें ट्रांसमिटिंग एंड पे करना पड़ेगा। अब रिसीवर क्या करता है, इसी मिक्स सिग्नल, और जब ये सिग्नल इसके साथ मिल जाता है तो इसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं, जो मिल जाते हैं। या सोचो आपके घोड़े के ऊपर जब मैसेज सिग्नल बैठ जाता है, तब इस कंबाइंड को हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। अब अगर रिसीवर को मॉड्यूलेटेड सिग्नल तो समझ नहीं आएगा, तो एक्सट्रैक्ट करना मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से मैसेज सिग्नल को, ये पॉइंट कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। अब बेटा हमारे बेसिक टर्म्स पूरे हुए। अब हम जल्दी 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 एनसीईआरटी वाइज आगे बढ़ते हैं। आता है बेटा बैंडविड्थ समझना, और ये अब बस थोड़ा सा समझ लो, ज्यादा नहीं। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, इसका आपको बस आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर हम लोग नॉर्मल ऑडियो सिग्नल्स भेजते हैं, आपने देखा होगा ना, बड़ा अंतर आ जाता है कि अगर हम लोग फोन पे बात करें तो हम 2G बोलते हैं, फिर वीडियो सिग्नल्स आने लगे हमने 3G बोला, और अब हाई हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो 4G बोल रहे हैं, और ग्लिच फ्री इंटरनेट चाहिए तो हम 5G बोलेंगे। लेकिन चलो अभी पॉइंट समझो कि हाँ, सब में एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है जो सिग्नल हम भेजते हैं। सपोज हमने ऑडियो सिग्नल भेजा, अब लाइक, या वीडियो भेजा बेटा, या टीवी भेजा, जिसमें ऑडियो प्लस वीडियो दोनों होता है, तो आप इसमें जो बैंडविड्थ देखोगे 20 kHz के अराउंड होती है। अगर हम लोगों ने वीडियो सिग्नल को सेंड किया तो 4.2 मेगाहर्ट्ज होती है, और अगर टीवी में ऑडियो और वीडियो दोनों भेजा तो 6 मेगाहर्ट्ज होती है। आई होप आपने एनर्जी का बढ़ना या फ्रीक्वेंसी का बढ़ना ऑब्जर्व किया होगा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब थोड़ा सा आइडिया लगा लेना इससे। हम लोग उस सेक्शन पे आते हैं, मीडियम वाइज देखते हैं अब इसको। हमने अभी सिग्नल वाइज देखा, अब मीडियम वाइज देखते हैं कि बैंडविड्थ कितनी चाहिए होती है। बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। अब देखो बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है। एम, एफएम, टीवी, सेल्यूलर मोबाइल, सैटेलाइट। सैटेलाइट में भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बेटा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मैं लिख देता हूँ। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक ही है। एएम में 540 टू 1600 kHz चाहिए होता है। एफएम के लिए बेटा आप लोगों ने गाने तो सुने ही होंगे, 91.1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये एफएम के लिए होता है। एफएम के लिए याद रखना सबसे ईजी रहता है, क्योंकि जिसने भी रेडियो चैनल सुने हैं उसको पता रहता है। अब बेटा देखो, तो लॉजिक वाइज देखो, हमें पता है कि इस ऑर्डर में ज़्यादा चाहिए, आपको खुद कॉमन सेंस लग रहा होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मोबाइल्स के लिए और ज़्यादा चाहिए। टीवी के लिए देख लो बेटा, टीवी के लिए एक्चुअली रेंज होती है बेटा, अगर हम किस टाइप की टीवी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग मतलब टीवी में भी बेटा वैसे जैसे एचडी वो सब होता है ना, उस हिसाब से अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इन दोनों के लिए रेंज हो जाएगा। वेरी हाई के लिए सपोज 54 टू 88 मेगाहर्ट्ज होता है,
अल्ट्रा हाई के लिए बेटा और हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो 174 टू 890 मेगाहर्ट्ज हो जाता है। अब देखो सेलुलर मोबाइल के लिए इससे ऊपर जाएगा, तो आप ये समझ लो 890 मेगाहर्ट्ज टू 935 मेगाहर्ट्ज। बेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम दो तरीके से लिखेंगे। अगर मैं जमीन से सिग्नल ऊपर भेज रहा हूँ, जिसे मैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, और एक होती है डाउनलिंक, जब सैटेलाइट से नीचे की तरफ आएगी। तो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कम होती है बेटा, ऊपर भेजने में ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 5.925, बेटा अपना सिर्फ गीगा पे ध्यान देना, ये नंबर भूल जाओगे एग्जाम आते आते। 6.42 गीगा हर्ट्स। उसी तरह डाउनलिंक के लिए थोड़ा कम चाहिए होता है, तो आप इसमें से ये बात याद रखना, अपलिंक के लिए ज़्यादा, डाउनलिंक के लिए कम। और आप ये ऑर्डर याद रखना, नीचे के आते वक्त फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ती है। 4.2 गीगा हर्ट्स। अब बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। हम लोग बेटा तीन मीडियम की बात करेंगे, और थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में ये पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनते पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। मैं लिख देता हूँ बेटा, सरफेस वेव, सरफेस पे भेजेंगे बाई ग्राउंड वेव। तो आप ग्राउंड और सरफेस में एक ही थ्योरी लिख के आना, स्काई वेव, थर्ड स्पेस वेव। और शुरू करते हैं बेटा, फर्स्ट वाला है हमारा ग्राउंड वेव। अब देखो, एक सिंपली बेटा जो हम लोग टावर टावर वाला गेम खेल रहे थे ना, तो ग्राउंड वेव क्या होते हैं, अगर हम लोग एक रेडियो सिग्नल पॉइंट वन टू अनदर पॉइंट ऑफ अर्थ भेज सकते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड ग्राउंड वेव। हाँ, इसमें ना आपको जो एक काम की चीज निकलती है, हमको जो एंटीना होता है वो कितना दूरी तक, सपोज एंटीना ऐसे है, तो कितनी रेडियस तक ये सिग्नल भेज सकता है। आप ऐसे याद रखोगे, सपोज एंटीना की हाइट h है बेटा, तो आप इतना याद रखना कि हमें इस हाइट से फर्क पड़ता है, जितनी लंबी हाइट होगी हम उतनी दूर तक ग्राउंड वेव का सिग्नल भेज सकते हैं। और आप फॉर्मूले में बस ये λ/4 याद रखना। अगर मेरे को लैम्डा सिग्नल भेजना है लैम्डा वेवलेंथ का, तो एंटीने की हाइट होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली λ/4। तो ये पहला न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बना बेटा, न्यूमेरिकल्स क्या बनेंगे इसके, ये बना। हाँ, और देखना बेटा ग्राउंड वेव में स्टिल हम कम, इसमें भी आप यही लॉजिक लगा सकते हो, कम से ज्यादा एनर्जी की, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी 1 2 3 के हिसाब से, 1 में कम, 2 में ज्यादा, फिर 3 में और ज्यादा। बट इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट एक टावर का यूज कर सकते हैं। तो बेटा देखो, इसमें बस ये फिक्स रहता है ना कि हम लोग एक रेंज तक ही भेज सकते हैं, एक से ज्यादा बेटा देखो एक हाइट पॉसिबल नहीं है, अगर आप समझोगे ना, एक टावर की हाइट ज्यादा मेंटेन करना इज नॉट पॉसिबल, वो इकोनॉमिकली फायदेमंद नहीं होता, तो ग्राउंड वेव का हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें फ्रीक्वेंसी का हल्का सा बेल्ट याद रखना, कि जो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, वो मेगाहर्ट्ज में तो होती है, बट 30 से कम होगी। आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी जो इसमें होगी उसका रेंज लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज होगा। अब बेटा सेकंड पे आते हैं। सेकंड आप समझ लो, स्काई वेव्स को कहते हैं। इसमें हल्का सा कॉन्सेप्ट है, मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। सपोज हमारे जो आइनोस्फेयर है, मैं हल्का हल्का समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत डिटेल में मत पढ़ना है इसको। यहाँ आइनोस्फेयर होता है, तो अगर तुम बहुत हाई सिग्नल भेजोगे, अल्ट्रा हाई या वेरी हाई, तो वो ट्रांसमिट हो जाता है। वेरी हाई सिग्नल या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी
बेटा अल्ट्रा इज मोर देन वेरी हाई, तो ये ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो वो टकराती है और रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। और अगर आपने गलती से मीडियम फ्रीक्वेंसी भेजी तो वो यहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, वो ना ऊपर जा पाती है ना नीचे आ पाती है। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी का कोई फायदा नहीं है बेटा, मीडियम फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बेटा इसमें ना, अब देखो डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अगर हम लोग आयनोस्फीयर का यूज करते हैं तो हम काफी दूर तक भेज सकते हैं बेटा। और इसमें आप ये लिख सकते हो कि हम लोग 30 to 40 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भेज सकते हैं। बेटा ये हमारा आयनोस्फीयर रहता है। पर बेटा देखो इसमें काफी घाटे होते हैं। हमारे जो आयनोस्फीयर की डेंसिटी होती है वो काफी चीज डिसाइड करेगी। तो आयनोस्फीयर मतलब ये सिग्नल होते हैं ट्रस्टवर्दी नहीं होते बेटा। टेम्परेचर चेंज हुआ तो वहाँ डेंसिटी चेंज हो जाएगी, यूवी लाइट ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा आयनाइज कर देगी। तो बेटा तो हम लोग को ना, आपको ये समझना मतलब इट्स नॉट ए रिलायबल सोर्स। आयनोस्फेयर दो विल एक्ट एज ए रिफ्लेक्टर बट इट्स नॉट ए रिलायबल सोर्स। तो अब आते हैं हम लोग स्पेस वेव पे, तीसरी वाली। बेटा इसमें ना हमारी 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी यूज होती है। तो आपको कुल मिला के ये याद करना है 30 to 40। अगर 30 to 40 याद हो गया तो बाकी आप कर लोगे। छोटी वाली सरफेस चली जाएगी, उससे बड़ी वाली 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा चाहिए फ्रीक्वेंसी इसके लिए। अभी तो देखो इसमें ना आपको एक टर्म आएगा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। मतलब अगर हम लोग स्पेस वेव यूज करते हैं तो मैं एक डायग्राम के साथ नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ बेटा। देखो अगर हम लोग ना एक स्पेस वेव यूज करते हैं तो सैटेलाइट की मदद से जहां तक लाइन ऑफ साइट बन सकती है, लाइक आप ये, मैं आपको सीधे फॉर्मूला ही बता देता हूँ, बेस्ट रहेगा। कि सपोज बेटा मैं आर को रेडियस ऑफ द अर्थ बोल रहा हूँ। मैंने एक एच, अच्छा इसको मिला लो, एच हाइट का एंटीना लगाया स्पेस वेव कैच करने के लिए। तो ये कहाँ तक, लाइन ऑफ साइट तक अपनी रेंज में रखेगा। तो आपको ना समझो ये हॉरिजन कहाँ तक देख पा रहा है उस टाइप का। तो हम लोग को ऐसा समझना है कि कितनी दूर तक ये सिग्नल भेज सकता है। आपको सपोज मैंने बोला ये कितनी दूर होगा, तो इसका रफ आइडिया आप ऐसे लिखोगे, फॉर्मूले की फॉर्म में याद करोगे। डी टी इक्वल टू √2, आर इज द रेडियस, एच टी इज द हाइट ऑफ एंटीना या टावर, सॉरी। और ये डिस्टेंस आ जाएगा जहां तक आप कवर कर सकते हो। तो इसमें वो लोग कई बार चालाकी दिखाने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि अरे सॉरी, एक टावर इधर है एक टावर इधर है। तो आपसे पूछे कितना रेंज कवर कर सकता है, तो आंसर आ जाएगा डबल। बेटा देखो सपोज इस एंटीना की हाइट HT1 हुई और यहाँ पे रिसीवर की हाइट HT2 हुई, तो ये कितनी दूर तक भेज सकते हैं। इसमें आपको ये दोनों डिस्टेंस ऐड कर देने हैं, लाइक √2R HT1 प्लस √2R HT2। तो इससे भी आप एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेटा याद, हाँ, और ये सारी जो डेरिवेशन है आपके कोर्स में नहीं है, बस इसमें छोटी छोटी बातें कंसीडर की जाती हैं कि हाइट ऑफ टावर इज वेरी 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 लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, अगर एक टावर है तो ऐसे, और अगर दो टावर हैं, एक ट्रांसमीटर है एक रिसीवर है, तो मिलके इतना। बेटा नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली ऐसे सिग्नल भेजे जा सकते हैं क्या। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि मैसेज सिग्नल हमेशा वीक होता है, हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते। अब बेटा देखो एक और चीज आपने खुद चीज समझी कि कुछ स्पेस वेव में लॉस हो जाएगा, एनर्जी का लॉस हो रहा होगा।
तो हमको मैसेज को इस तरह से छुपा के भेजना होता है कैरियर के अंदर। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि हमें नीड फॉर मॉड्यूलेशन क्या आता है, व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन, तो बेटा मैसेज सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कई बार हमें से कैरियर में छुपाना पड़ता है। और मॉड्यूलेशन करने से हमारा ये फायदा भी होता है कि हमारा ओरिजिनल मैसेज मतलब जो लॉस होगा कैरियर पे होगा, मैसेज पे नहीं होगा। तो चलो, लेकिन फिर भी आप ऐसे लिख लेना, नीड फॉर मॉड्यूलेशन। तो इसमें आप 3 पॉइंट याद रखना। अगर हम मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं तो एक जगह से भेजने के लिए सिग्नल हमको बड़े हाइट, जैसे मैं साइज ऑफ एंटीना के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर सपोज हम मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं, बेटा आपने याद है ना λ/4 हाइट चाहिए होता है। तो सपोज आपने हाई वेवलेंथ वाली भेजनी है, तो बेटा आप देखो ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैसेज सिग्नल है, जस्ट इमेजिन करो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 kHz है। बेटा C इक्वल टू λf से जब इसकी लैम्डा निकालोगे ना बेटा, तो तुम्हें पता लगेगा इसके लिए 15 किलोमीटर लंबा एंटीना चाहिए। बेटा ये क्या मैनेज हो सकता है? आप लैम्डा निकालते फिर λ/4 का एंटीना, तो इतना नहीं हो पाता। तो साइज ऑफ एंटीना विल बी इशू। तो हमको ये ऐसे सिग्नल, मैसेज सिग्नल नहीं भेज सकते हम प्रॉपरली कि मैसेज चली जाए ओनली। और बेटा देखो, इसमें एक और फैक्टर होता है कि जो पावर लॉस होती है बाय एंटीना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ² होती है। सॉरी, ये एल है, लेंथ। तो अगर आप लैम्डा डिक्रीज करोगे तो पावर रेडिएटेड इंक्रीज करेगा। ये पावर रेडिएटेड लिख देना, तो ये भी फेवर में नहीं जाता। तो बेटा आप खुद ही सोच लो कि अगर मुझे हाई फ्रीक्वेंसी वाली भेजनी है तो मैं लैम्डा डिक्रीज करूंगा। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बेटा देखो, लैम्डा डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ऑब्जर्व करो ईएम वेव भेजने के लिए, तो उस केस में पावर रेडिएटेड काफ़ी ज़्यादा होगी। और इसमें एक और, अगर हम मैसेज सिग्नल को ना कोड और डिकोड नहीं करें, मॉड्यूलेशन में कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाता है, तो मैसेज सिग्नल ना किसी और के साथ मिक्स नहीं होगा, तो नॉइस थोड़ी कम हो सकती है। तो ये 3 वजह होती है नॉइस को हम दूर रख सकते हैं, नॉइस फिल्टर करने के लिए। और ये एनसीईआरटी में बेटा ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि हम मिक्सिंग विथ अदर सिग्नल रोक सकते हैं। तो आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होगे कि मॉड्यूलेशन विल बी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बेटा अब हम लोग मॉड्यूलेशन पे आते हैं। देखो बेटा, मॉड्यूलेशन वैसे 3 टाइप के आपके कोर्स में डेफिनेशन वाइज लिखे हैं, बट द ओनली इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो आपको पढ़ना है। तो पहले मॉड्यूलेशन का मतलब समझते हैं। अगर मैं किसी तरह से मैसेज को अपने कैरियर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसमें छुपा दूं, देखो बेटा आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी ऐसे दिखेगी, कैरियर सिग्नल ये ऐसे लिखेंगे, AC साइन ओमेगा CT प्लस फाइव। बेटा इस चीज को हम लोग किसी भी वे में फेज बोलते हैं। ओमेगा C कैरियर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और ये हाई होती है। आप जब ऑब्जर्व करोगे तो याद है आपको एक मैसेज सिग्नल लिखवाया था, AM साइन ओमेगा MT। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो ओमेगा C विल बी मच 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 ग्रेटर देन ओमेगा M। और बेटा AC भी AM से ज़्यादा मिलेगा आपको। अब मुझे किसी तरह से मैसेज को अपने कैरियर में छुपाना है, ताकि आगे जाके जो भी एटेन्यूएशन, जो भी प्रॉब्लम झेले, कैरियर सिग्नल झेले, मैं मैसेज सिग्नल को वहाँ पे डिकोड कर लूँगा। बेटा हम 3 टाइप से पढ़ते हैं। अगर हमने मैसेज को, बेटा मैं नाम लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरा पल्स मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन। मुझे सिर्फ AM पे जोर देना है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर मैं कैरियर के एम्पलीट्यूड के अंदर मैसेज को छुपा दूं तो दैट विल बी कॉल्ड, मतलब
मेरा मैसेज डिसाइड करेगा कि कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना होगा, दैट विल बी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर मेरा मैसेज सिग्नल विल डिसाइड कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, यहाँ पे छुपाऊँ मैं, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। लेकिन अगर मैंने मेरा फेज कितना होगा टोटल, अगर वो मेरा मैसेज सिग्नल डिफाइन करेगा, दैट विल बी कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन। बेटा मैं डिटेल में सिर्फ एम मॉड्यूलेशन पढ़ाऊंगा, वही एग्जाम में आता ही है। आओ देखते हैं बेटा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को समझने के लिए आपको एक बेसिक सी थ्योरी समझनी पड़ेगी कि हम लोग इन दो मैसेज, इसको कैरियर, इसका नाम होता है मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये मॉड्यूलेट करेगा, मतलब ये अपने ढंग से ढालेगा कैरियर सिग्नल को, तो इसका नाम मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा। अब देखो बेटा, आपको थ्योरी के नाम पे बस इसमें हल्का सा न्यूमेरिकल टाइप का लोड करना है। हाँ लेकिन बेटा इसके न्यूमेरिकल्स ना अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छे भी बन सकते हैं। और देखते हैं, मैंने क्या बोला, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो कैरियर हमारा जो सिग्नल जाएगा, ट्रांसमिटेड सिग्नल, उसको कैरियर ही है, बस मैसेज को उसमें छुपाना है। तो जो सिग्नल हम भेजते हैं ना बेटा, सपोज हमने इसका नाम रखा मॉड्यूलेटेड, जो जाने के लिए तैयार है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये इसको हम सीएम से डिनोट करेंगे टी के साथ। अब देखना इसके एम्पलीट्यूड में ओरिजिनल कैरियर का एम्पलीट्यूड प्लस मैसेज सिग्नल एज ए होल है, मैसेज सिग्नल पूरा का पूरा है। तब अब देखो बेटा, इसका जो टोटल एम्पलीट्यूड है उसके अंदर एम्प्टी छुपा हुआ है, ये मैसेज सिग्नल था, याद करो। अब इनटू, बट फ्रीक्वेंसी इसके पास इसी की है, कैरियर सिग्नल की, ओमेगा सी टी। तो इस तरह से जब हम सिग्नल को भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखो बेटा, अगर मैं इसी में ना थोड़े से रीअरेंजमेंट करता हूँ, उसको मैं अगले पेज से अलग से पढ़ाता हूँ। हमारी मेन हेडिंग है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिटेड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये 3 पॉइंट हमें इसमें निकालने हैं। चलो देखते हैं बेटा। अब तुरंत अपने मैसेज सिग्नल में ऐसे लिख लो जैसे हमने लिखा था कि जो हमारा मैसेज सिग्नल जाएगा फाइनली, हम उसको यानी जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसको हमने ऐसे लिख लिया, ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। अब इसमें से ए सी कॉमन निकाल लो, निकाल लिया। ए सी कॉमन निकालोगे तो ए एम बाई ए सी आ जाएगा। तो तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा म्यू, जिसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं, और इसका नाम होगा म्यू इक्वल टू, बेटा देखो हम इसको याद रखेंगे ए एम बाई सी, और याद रखना सिंस ई सी बड़ा होता है तो ये 1 से छोटा दिखेगा, इसका नाम हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स रखा। तो अब ये है हमारा साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। अब देखो इसको म्यू कह देंगे, हम इस टर्म को म्यू कह देंगे। अब मेरा सिग्नल फाइनली कैसा दिखने लगेगा, यह है ए सी 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। देखो बेटा, अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके इसको दोबारा खोल के लिखते हैं तो आपको इस फॉर्म में इसका आउटपुट याद रखना है कि सर ऐसा कुछ हो जाता है ना कि ए सी साइन ओमेगा सी टी बचेगा। देखो बस मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं, और ये साइन ओमेगा एम और साइन ओमेगा सी को भी हम 2 कंपोनेंट में लिख देते हैं, म्यू ए सी बाई 2 साइन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। देखो बेटा, और एक सिग्नल बनेगा हमारा माइनस म्यू ए सी, और बस इसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया है, आप खुद भी घर पे निकाल सकते हो। साइन ए साइन बी को आप इस तरह से लिख लो, हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और कुछ भी नहीं किया है बेटा। लेकिन जहां मैं बोलूँ वहां ध्यान देना, कितनी फ्रीक्वेंसी मिली, एक ओमेगा सी मिला, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम मिला, और इसके थ्रू हमें मिलता है बेटा यहाँ पे हमें
ये दोनों हमने कॉस लिखने थे ना, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कॉस होना चाहिए, कॉस, और यहाँ पे मिला कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अब देखो बेटा, आपको बस ध्यान ये देना है कि मुझे ना कितने एम्पलीट्यूड मिले, एसी मिला, म्यू एसी बाई टू मिला, म्यू एसी बाई टू मिला, ये दो टाइप के एम्पलीट्यूड मिले और तीन फ्रीक्वेंसी मिली। आपको ना ये दिमाग में लेके जाना है और याद रखना, ओमेगा सी वॉज मच 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 ग्रेटर देन ओमेगा एम। तो आपको, अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाऊं तो आप देखोगे हमको मिला था एसी किस फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा सी पे। और बाकी जो ना, ये जो साइड बैंड्स आते हैं, ये देखो इनकी हाइट सेम है, ये वाला मिला हमें ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये वाली फ्रीक्वेंसी मिली ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और इन दोनों का एम्पलीट्यूड मिला हमें, बेटा देखो इन दोनों का एम्पलीट्यूड मिला सेम हाइट पे, म्यू ए सी बाई टू। तो आपको इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस इसी को ना अलग अलग तरीके से पूछेगा। वो आपको ओमेगा सी दे देगा, ओमेगा एम मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी दे देगा, फिर पूछेगा साइड बैंड्स निकालो, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम निकालो। तो बेटा पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन वो बहुत पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको अच्छे से एनालाइज करोगे, इसमें हर चीज काम की आएगी बेटा। म्यू पूछेगा, मैं पावर नेक्स्ट पेज पे पढ़ाता हूँ। हाँ, और ये एज ए फिगर आप पूरा याद रखोगे, ठीक है बेटा। अब देखो, मैं ना इस पे एक पावर वाला फैक्टर पढ़ा देता हूँ। पावर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, पर एक दो बार क्वेश्चन आए हैं। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद करना था, पावर ट्रांसमिटेड अपॉन पावर कैरियर इक्वल टू 1+। देखो बेटा, अगर तुम्हें याद भी है तो भी चलेगा, और अगर याद नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर बेटर रहता है ना कि बेटा देखो क्यों चांसेस पे छोड़ा जाए, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट यही एक फॉर्मूला है जो डिराइव आपके कोर्स के हिसाब से हो सकता है, तो आप चाहो तो ऐसे याद कर लो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर बाई टू। मैं इसका बेटा डेरिवेशन दे देता हूँ, ये पहले समझा देता हूँ क्या है। पावर ट्रांसमिटेड, एक्चुअल वाली पावर कंज्यूम्ड ये है, ये कैरियर वाली है। हम इस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे सो दैट कि हमको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। देखो बेटा, मैं पिछली पेज पे जाता हूँ। मुझे ये मान लो आपको डिराइव कराना है, तो मैं पहले आपसे एक बात पूछ लेता हूँ। बेटा क्या आप लोग को पता है जो साइन ओमेगा टी है, इसका एवरेज लोगे तो जीरो मिलता है, लेकिन जो स्क्वायर फंक्शंस होते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक साइकिल में इसका एवरेज 1/2 मिलता है। तो अब ना मुझे अगर किसी का, जैसे आई होप बेटा आप लोगों को वी आर एम एस निकालना आता हो किसी भी सिग्नल का, आई आर एम एस या वी आर एम एस निकालना आता हो, अगर मैक्सिमम सिग्नल वी नॉट है, अगर साइनसोइडल टाइप का है, वी नॉट बाई रूट टू, ये सारी चीज़ें हमें यूज होंगी इसके डेरिवेशन में। अगर आप चाहो तो डेरिवेशन करना, नहीं तो आप सीधे स्किप करके इतना याद कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं हल्का सा देखो, चलो डेरिवेशन दे ही देता हूँ बेटा, आपको सिंपली इतना याद रखना होता है कि पावर या एनर्जी आपकी वी आर एम एस स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो मैं अपने सिग्नल पे वापस जाता हूँ और अपने सिग्नल को ध्यान से देखता हूँ। अगर मैं इसको तोड़ के इस तरह से लिख दूँ पूरा, तो बेटा देखो, कभी भी, जैसे सपोज मैंने तुमको कोई सिग्नल दिया, मैंने दिया y इक्वल टू 5+3 cos ω t +2 cos ω t +7 sin ω t। तो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं डेरिवेशन दिखाता, आपका जो वाई आर एम एस आ जाएगा वो इस तरह आ जाता है, 5² 1/2। बेटा जितने भी ओमेगा टी हैं, भले वो 2 ओमेगा टी होता है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, उससे फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड पे ध्यान दो, 3 2 7, तो 3² प्लस 2² प्लस 7²। तो अगर मैं अपना ओरिजिनल, ये वाई आर एम एस है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये सब मिलेगा बेटा। मेरा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके सिग्नल का, या बेटा देखो, सिग्नल का वाई आर एम एस का स्क्वायर के, एनर्जी हमेशा आर एम एस स्क्वायर पे डिपेंड करती है, चाहे आपने केटीजी पढ़ी हो, चाहे एसी या अदर चैप्टर। देखो
हमारे सिग्नल में 3 थे, तो अगर मैं यहाँ पे पावर बोलूंगा तो पावर ट्रांसमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा बेटा, देखो AC स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, ओमेगा सी है ये, ओमेगा सी है ना, तो 1/2 लगाते जाओगे, लगाते जाओ बेटा। हाँ रुको रुको, मैं यहाँ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। मैं बस इसके एम्पलीट्यूड याद कर लेता हूँ, म्यू AC/2 म्यू AC/2 AC। तो अब मैं जब देखता हूँ कैरियर वेव का, तो कैरियर वेव ये PT हम टोटल सिग्नल लेंगे CMT के हिसाब से, और P कैरियर लेंगे हम ओनली CT के हिसाब से, जो हमारा कैरियर सिग्नल था। तो मुझे मिल जाता PC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका AC स्क्वायर। देखो बेटा, कैरियर फ्रीक्वेंसी में सिर्फ ये था हमारा, ये AC स्क्वायर। अब देखो मैसेज सिग्नल में जब मैं जाऊंगा, तो जब मैं एक करके लिख रहा हूँ, ये है, तो मैं अगर यहीं से देना चाहूँ सिग्नल, ये मेरा एम्पलीट्यूड है, तो जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो आप देख पाओगे AC स्क्वायर, और ये हमारा बेटा म्यू साइन ओमेगा टी था, तो इसका एवरेज लेता तो μ/2 मिल जाता मुझे। वही फैक्टर आपको दिख जाता है, AC स्क्वायर कट जाता है और आपको डायरेक्टली यही फैक्टर दिख जाता है, जो हमारे इसका 1/√2 टाइप का आता है, मैं फिर स्क्वायर करते तो आपको यही सिग्नल दिख जाता है डायरेक्टली। तो बेटा आप सिंपली इतना समझ लो कि आपके कोर्स से डिराइव होने वाला ये इकलौता फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। आप इसको चाहो तो इस फॉर्म में याद कर सकते हो, PT/PC इक्वल टू, और ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। अब बेटा मैं कुछ 7 से 8 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और हम क्वेश्चन कर करके ही सीखेंगे। आई होप बेटा सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रोबेबल क्वेश्चन की तरह लगे आपको। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इजी लग सकता है, बट इट्स ओके बेटा, ये पार्ट ऑफ द लर्निंग रहेगा, मतलब जो एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। देखो एक सिंपल सी बात है, आपको ना ऐसे दिया है, हाइट h दे रखी है, तो आपको ये डिस्टेंस समझ आ गया कितनी दूर तक ही जाता है, फिर वो पूछेगा कितना एरिया कवर होता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये जो एरिया निकालेंगे हम πr² कर देंगे, और कितनी बेटा ये रेडियस है इसका, अर्थ का रेडियस नहीं है, और आपको पता है आर की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, याद करो, 2 हाइट ऑफ द एंटीना h इंटू आर, फिर RE लिख देता हूँ ताकि रेडियस ऑफ द अर्थ लगे, या फिर सिंपली समझ लो ये रेंज का फॉर्मूला है, जिस ये अपने दिमाग में इसको रेंज बोलना, कहाँ तक भेज सकता है। तो एक न्यूमेरिकल आता है कि वो आपको हाइट देके पूछे कितना एरिया कवर होगा, तो एरिया कवर्ड विल बी सिंपली πr² यानी रेंज का स्क्वायर, तो पाई इंटू 2HRE। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, आपको सबसे ज्यादा वही आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाला। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, सपोज आपको कैरियर वेव का AC दे रखा है, पीक वोल्टेज, बेटा पीक लिख रहा हूँ 12 वोल्ट लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि पीक वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव इज 12 वोल्ट, और आपको जो मॉड्यूलेशन सिग्नल का है, अगर आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है म्यू या MA, आपको 75% दे रखा है, यानी ये 3/4 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि AM कितना होगा, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड पीक सिग्नल क्या होगा। तो बेटा दिस इज वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, AM/AC इक्वल टू म्यू यानी 3/4, तो बेटा वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर AMS 9 वोल्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। देखो कहाँ पे वो आपसे दिमाग लगवाता है, मैं थोड़ा देने की कोशिश करता हूँ। वो आपको एक बेसिक क्वेश्चन देता है, लाइक ऐसा, रुको मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। बेटा देखो, बोल रहा है एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट मिलता है। देखना बेटा, फॉर ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, लिख देता हूँ पूरा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, maximum amplitude is
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट। उसके बाद बोला है वाइल मिनिमम है 2 वोल्ट। अब आपको बोला है पहचानो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है। बेटा पता है, मैं जल्दी से आपको इस फिगर पे लेके जाता हूँ। वो आपसे क्या पूछ रहा है, देखो आपको वो मिनिमम दे रहा है और मैक्सिमम दे रहा है। अगर ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो उसमें दो ही तो एम्पलीट्यूड होते हैं, एक एसी और एक ये। देखो बेटा, उसने किस क्वेश्चन की बात की, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। मॉड्यूलेटेड सिग्नल में अगर उसने मुझे मैक्सिमम वोल्टेज दे रखा है और मिनिमम दे रखा है तो आप कैसे दिमाग लगा सकते हो बेटा। आप इस तरीके से बढ़ सकते हो आगे कि या तो फिर ऐसे सोच लो, नहीं बेटा एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू इफ द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 0 वोल्ट। अच्छा बेटा सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा डेटा और है। व्हाट वुड बी मिनिमम एम्पलीट्यूड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू, सॉरी, अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी। दो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन के अंदर दो बेटा है इसके अंदर, सॉरी। देखो बेटा, इसमें आपको बेसिकली इस तरह से करना है कि आपको सोचना है कि आपका जो मैसेज सिग्नल है इसके दो पार्ट कर देते हैं। ए मैक्स हमको दे रखा है, हम ऐसे समझेंगे ये ए सी प्लस ए एम है और ए मिन है हमारा ए सी माइनस ए एम। अब यहाँ से पहले हम लोग देखो बेटा, यहाँ पे हमको ये चीज़ दे रखी है, मैक्सिमम 10 वोल्ट है, मिनिमम 2 वोल्ट है। बेटा एक्चुअली मैंने लैंग्वेज जल्दी जल्दी बोल दी, मैं इसको स्लो मोशन में धीरे धीरे बोलता हूँ। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज फाउंड टू बी 10 वोल्ट while minimum is found to be 10 2 volt, determine the modulation index and what would be the value of mu if the minimum amplitude is 0 volt। इस जगह पे आपको सीधे ये यूज करना है और इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा AC इक्वल टू 6 वोल्ट एंड AM इक्वल टू 4 वोल्ट। ये टोटल बोला बेटा, मैंने पहले क्वेश्चन समझा कि इसमें कितने टाइप्स के पूछे हैं, तो इसलिए मैं पीछे वाले पे लेके गया था आपको। जबकि यहाँ पे बोला है कि ये टोटल की बात कर रहा है कि मैक्सिमम में 6 मिला, मिनिमम इतना मिला। तो आपको ए मैक्स और ए मिन का ये फॉर्मूला यूज होगा और इसको सॉल्व करोगे तो आपको ए सी और ए एम डायरेक्टली दिख रहा है बेटा, इतना मिल जाएगा। तो आपका म्यू की वैल्यू आ गई, हमारा म्यू की वैल्यू होती है ए एम बाई ए सी, तो वी विल गेट 2/3 और 66%। ये न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपसे पूछा है कि अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 चाहिए तो बेटा देखो, मैक्सिमम हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, ए सी प्लस ए एम आपको 10 दे रखा है, और अगर मिनिमम 0 चाहिए तो ए सी माइनस ए एम वुड बी 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तब आपको म्यू की वैल्यू, आप कॉमन सेंस से देख लो बेटा, म्यू विल बिकम एज 1। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो उस तरीके से देता है कि जैसे लाइक थ्योरी टाइप का आपको लगेगा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपको उसने बोला है कि एक 20 किलो हर्ट्स, इसमें 20 हर्ट्स की मैं कितनी अलग अलग नंबर ऑफ सिग्नल्स भेज सकता हूँ। तो बेटा ये क्वेश्चन इतना सिंपल होता है कि आपको n इक्वल टू सीधे 20 किलो हर्ट्स लिखना है, बाई 20 हर्ट्स कर देना है, आपका आंसर तुरंत मैच कर जाएगा। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इतना इजी कैसे हो सकता है। बेटा आपके कोर्स में कम्युनिकेशन सिस्टम एलिमेंट्री फॉर्म में है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको बेसिक आइडिया भी नहीं है कि क्या है, तो इसके क्वेश्चन हमेशा एलिमेंट्री आएंगे। इसलिए जो बच्चा कम्युनिकेशन सिस्टम छोड़ के जाता है बेटा वो अपना घाटा करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम पे हमको जबकि अटैक करना चाहिए।
बेटा देखो अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा लगे। इसकी वजह से सारे क्वेश्चन बेटा इजी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन लेता हूँ, शायद ये आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। बेटा देखो, एक टर्म पढ़ाते हैं गेन इन डीबी। ये सिंपली इस तरह से लिखते हैं, 10 log 10 बेस पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कई बार वो क्वेश्चंस में दे देंगे और बोलेंगे गेन इन डीबी निकालो, तो जिसको लॉग के कॉन्सेप्ट में कमी रहती है उसका आंसर गड़बड़ा जाता है। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। आपको क्वेश्चन एक ऐसे फॉर्म में दे दिया, एक एम्पलीफायर है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल आता है 10 dB ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है कि लॉस 2 dB पर किलोमीटर हो रहा है। और एक एम्पलीफायर पता है एक टावर से दूसरे टावर, ऐसा सोच लो 2 किलोमीटर रेंज दे रखा है। अब हम दूसरे टावर पे पहुंचे, यहाँ पे गेन इन डीबी 20 dB लिखा हुआ है और आउटपुट पूछा है। अगर मैं इनपुट सिग्नल को 1.01 मेगावाट बोल रहा हूँ, मिली वॉट बोल रहा हूँ, तो आपका आउटपुट सिग्नल कितना होगा बेटा? दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप नॉर्मल सोचोगे तो देखो बेटा, गेन हमेशा मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि इसका और इसका, लेकिन लॉग में वही चीज़ ऐड हो जाएगी। अगर मैं नॉर्मल बोलूँ एम्पलीफिकेशन, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम लॉग की भाषा यूज़ करते हैं तो हम ऐड करते हैं। तो अगर टोटल गेन आप देखोगे एम्पलीफायर कितना करेगा, 10 dB और 20 dB, तो टोटल गेन हमारा 30 dB आएगा। लेकिन उसमें से हम लोग पर 2 किलोमीटर 2 dB का लॉस कर लेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हो, हमारा गेन इन डीबी टेक्निकली कितना आया, 10 + 20 30, और 2 किलोमीटर जाना है। अच्छा बेटा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये चीज़ 5 किलोमीटर लिखी हुई है, सॉरी, ये 5 किलोमीटर लिखी है, तो हमारा लॉस हो जाएगा 2 × 5 10 dB का। तो टेक्निकली हमारा जो गेन इन डीबी हुआ वो सिर्फ 20 हुआ। देखो बेटा मैं ऐसे लिखता हूँ, हमारा गेन हुआ था 20 + 10, 10 + 20, लेकिन लॉस पर किलोमीटर कितना हो रहा है, 2 dB पर किलोमीटर, तो -10, अगेन हमारा गेन हो गया 20। अब इसी गेन को आप ऐसे पुट कर दीजिए 10 इस फॉर्मूले में, लॉग 10 बेस आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इनपुट पावर हमें दे रखा है बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू पुट करें, देखो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग 10 बेस पी आउटपुट बाई पी इनपुट इक्वल टू 2, तो 10 की पावर 2 इक्वल टू पी आउटपुट बाई पी इनपुट, तो पी आउटपुट हमारा आ जाएगा 100 × पी इनपुट। बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। वो आई होप आपको थोड़ा सा मेथड समझ आया होगा, जबकि आपको बस ये गेन इन डीबी वाला फॉर्मूला याद रखना है, और क्वेश्चन में नहीं दे रहे हैं तो, अगर दे दे रहे हैं तो बेटा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 101 मिलीवॉट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ लग सकता है, मैं पूछ लेता हूँ, आप देखो। क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको 75% दिया है या 3/4 दिया है। आपसे पूछता है परसेंटेज पावर सेविंग। तो ऑप्शंस आपको ऐसे दे देगा, ए 78%, बी 50%, सी 40%, डी 55%। तो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो आप वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो आपको पता है, पी टी बाई पी सी इक्वल टू 1 + μ² बाई 2।
जब आप इसको पुट करोगे 1 प्लस बेटा 3/4 का स्क्वायर बाई 2, तो इसको सॉल्व करके बेटा हमारा लगभग 1.28 आ जाता है PT/PC। तो हमारी पावर सेविंग जो आ जाती है PC माइनस PT अपॉन ट्रांसमिटेड पावर बेटा इंटू 100। तो जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि हमको करना चाहिए PC/PT -1 इंटू 100। बेटा अगर मैं यहाँ से इसका उल्टा पुट करूँ तो 1/1.28 -1 इंटू 100, तो हमारा 78%। यानी अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो बेटा दिस मच पावर सेविंग होती है। दैट्स वाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी। अब बेटा देखो, कुछ मैं जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन का आंसर, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी बोलते जाता हूँ, आप उस पर ध्यान दे दो। आपको जैसे उसने पूछ लिया कि अगर हम लोग एक FM यूज कर रहे हैं सच दैट इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 kHz सिग्नल की विथ ए वेरिएशन ऑफ, बेटा देखो आपको दिया है कि एक ऑसिलेटर FM सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है 2 kHz की विथ ए वेरिएशन ऑफ विथ ए वेरिएशन ऑफ विथ ए वेरिएशन ऑफ 10 kHz। तो आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा गया है। आपको ऑप्शन दे रखा है A 0.2, ऑप्शन बी दे रखा है 5.0, सी दे रखा है 0.67 और डी दे रखा है 1.5। तो देखो बेटा, इसमें आपको ना एक्चुअली भी पहचानना है कि अगर FM ऑसिलेटर प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो 2 kHz का है। देखो, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख देना है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा डेल्टा F/F। देखो बेटा, हमारी वेरिएशन कितनी हो गई 10 kHz की, और हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई F की। बट बेटा ये आपके कोर्स में नहीं पूछेगा 10/2 5, क्योंकि ये FM के बारे में और FM की कोई फॉर्मूला दिया नहीं है। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देना बेटा। बाकी सारे क्वेश्चन वो आपकी थ्योरी में से आएंगे, तो आप चाहो तो ये करो, चाहे तो ना करो, इसको आप छोड़ दो बेटा। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप इग्नोर कर देते हैं बेटा। ठीक है, मैं आज की क्लास मतलब इसको बंद करता हूँ क्लास को। आई होप बेटा आप इतना सफिशिएंटली एक बार जल्दी जल्दी देख के चले जाओगे।